कि हम बात आगे बात आती है कि अणु गति सिद्धांत के आधार पे अणु गति सिद्धांत के आधार पे ठोस द्रव गैस की व्याख्या। कि ये मान लेते हैं कोई पदार्थ है, क्या ले लें, कोई पदार्थ है, इनके अणुओं के बीच में कुछ दूरी होती है और इन दोनों के बीच कुछ बल लगता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पहले वीडियो में हम बता चुके थे, इसलिए अगर आप लोगों को पता करना है तो पिछले वीडियो पे चले जाइए। हम लोग आगे बढ़ते हैं अणु गति सिद्धांत के आधार पर ठोस द्रव गैस की व्याख्या। कि अब देखते हैं पहली बात कि ठोस की अगर व्याख्या करेंगे तो ठोस की जब व्याख्या करेंगे, ये पता है कि ये मान लेते हैं क्या है, कोई ठोस है। ठोस के अणु क्या होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं। तो अब इनके बीच जब ये नज़दीक हैं तो इनके बीच कोई रिक्त स्थान पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा, इनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं पाया जाएगा। और इन दो कणों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा, क्या लगेगा, जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा वो काफ़ी हाई रहेगा, काफ़ी अधिक उच्च रहेगा। इसलिए ये स्वतंत्रता फ्री होकर मोशन तो नहीं कर पाते हैं, किसके द्वारा, स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक अपनी माध्यावस्था के इधर उधर कंपन करते हैं, दोलन गति करते हैं। अब दोलन गति क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं कि मान लेते हैं कि घड़ी का पेंडुलम आप देखे होंगे तो एक निश्चित पथ को क्या करता, दोहराता है। ये क्या होती है, ये दोलन गति। क्या होती है, दोलन गति। जब कोई पिंड अपने मार्ग को दोहराता है वही क्या कहलाता है, दोलन गति करते हैं। अपने साम्यावस्था के इधर उधर मार्ग को जब दोलन गति करते हैं तो इनके बीच फ्री होके तो मोशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ कंपन करेंगे। क्या करेंगे, ये समझ लीजिए, कंपन करेंगे। तो इसीलिए इनका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, आयतन और आकार निश्चित होता है। तो अणु इनके क्या होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं, इसलिए इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल काफ़ी अधिक होता है, इसलिए ये स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं कर पाते हैं। इनमें जो अणु गति जो करते हैं वो बहुत नगण्य होता है, गति नहीं कर पाते हैं, मतलब अपनी साम्यावस्था की इधर उधर दोलन करते हैं। ये रही ठोस की बातें। अब द्रव की बातें हम चलते हैं, द्रव की बातें करते हैं, कुछ समझते हैं द्रव में। कि अणु गति सिद्धांत के आधार पे इसको ले लें, द्रव को ले लेंगे। कि मान ले ये द्रव ले लिए, द्रव में ये पता है कि इनके जो अणु हैं वो ठोसों की अपेक्षा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है वो ठोसों की तुलना में कम होता है। किसकी तुलना में, ठोसों की तुलना में कम होता आकर्षण बल। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, एक निश्चित परिसीमा बनाते हैं, उसमें मोशन करते हैं। थोड़ा दूर दूर होते हैं तो गति कर पाते हैं। कैसे, आगे ये नीचे का नीचे है तो ऐसे आगे बढ़ते हुए जाते हैं, कभी देखिएगा आप लोग। तो अब आती है बातें गैस की। किसकी बातें आती हैं, गैस की। तो अब एक बात भी बता दें कि गैस में, आइए देखते हैं पहले। गैस, ये जानते हैं कि गैस के अणु जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। कहाँ होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसलिए इनके बीच रिक्त स्थान जो होता है बहुत अधिक होता है। क्या अधिक होता है, रिक्त स्थान इनके बीच अधिक होता है। और आकर्षण बल, जो आकर्षण बल हो, कौन सा बल, आकर्षण बल, वो नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य होता है। इसलिए इनके अणु इनको आसपास खींच नहीं पाते हैं
और ये क्या करते हैं, ये फ्री होते हैं अनियमित रूप से स्वतंत्र सभी दिशाओं में, जितनी संभव दिशाएं हो सकती उसमें क्या करते हैं, गति करते हैं, बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक फ्री होकर जितनी संभव दिशाएं हैं उसमें क्या करते हैं, गति करते हैं। इसलिए जो गैस होते हैं इनका न तो आयतन निश्चित होता न तो आकार, जिस बर्तन में इनको डाला जाता है उसका आयतन और आकार दोनों ग्रहण कर लेते हैं। ये रही बातें गैस की। फिर आती है बात, एक बार रिपीट कर दें, ठोस के कण, किसके कण, ठोस के कण काफ़ी नज़दीक पास पास होते हैं, इसलिए इनके बीच आकर्षण बल, क्या, आकर्षण बल अधिक कार्य करेगा, अधिक लगता है, और इनके जो अणुओं के बीच दूरी है वो नगण्य है, क्या है, नगण्य है, तो ये स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं कर पाते हैं। अब आती है द्रव की बातें, किसकी बातें, द्रव की बातें। द्रव के अणु जो थोड़ा दूर दूर होते हैं और इनके बीच, दो अणुओं के बीच थोड़ा स्पेस होता है, क्या होता है दोस्तों, थोड़ा स्पेस होता है, इसलिए ये क्या होता, और बाकी इनके बीच स्पेस तो होता है और इनके बीच दो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो ठोसों की अपेक्षा कम लगता है, किसकी अपेक्षा, ठोसों की अपेक्षा कम लगता है। तो इसलिए जो होते हैं एक निश्चित परिसीमा में गति करते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, फिसलते हुए आगे गति करते हैं। फिर आती है गैस की, फिर आती है किसकी बातें, गैस की रिवीजन करवा रहे हैं कि इनके कण काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो जब दूर दूर होंगे तो इनके बीच जो रिक्त स्थान है वो अधिक रहेगा, क्या रहेगा, अधिक, और आकर्षण बल नगण्य रहेगा, आकर्षण बल नगण्य रहेगा। तो इसलिए एक जब दूर दूर हैं काफ़ी तो इनके बीच जो आकर्षण बल नगण्य है उस कारण एक कण एक दूसरे को अपनी तरफ खींच नहीं पाते हैं, जब खींच नहीं पाते हैं तो ये अनियमित रूप से गति करेंगे। किस दिशाओं में गति करेंगे, सभी संभव दिशाओं में, जहाँ तक संभावनाएं हैं, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक ये लोग क्या करते हैं, अनियमित रूप से गति करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगली टॉपिक, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, क्या, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। एक बात बता दें, एक बात ये बता दें, जो जल है, क्या है, जो जल है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कैसे, यहीं पर चर्चा करेंगे। अगली पॉइंट है हमारी, या अगली टॉपिक है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। अब इधर आ जाइए, आप लोग पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि पदार्थ जो है, क्या, पदार्थ जो है वो क्या होते हैं, ये भी बता चुके हैं। अब उनका अवस्था परिवर्तन कैसे होगा ये हम बताएंगे। अब देखिए कि जो जल होता है, जल होता है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। किस अवस्था में, तीनों, कौन तीनों, अगर बर्फ है, बर्फ ठोस अवस्था हो गई, जो जल है वो द्रव अवस्था हो गई, और जो जलवाष्प है वो गैस अवस्था में पाया जाता है। तो जो बर्फ है वो ठोस अवस्था में, जो जल है वो द्रव अवस्था में, जो जलवाष्प है वो गैस अवस्था में पाया जाता है। कि अगर कोई बर्फ है, बर्फ को हम गर्म कर दें वो क्या बन जाएगा, जल, जल को पुनः हम गर्म कर दें वो क्या बन जाएगा, जलवाष्प, जलवाष्प को अगर हम ठंडा कर दें, क्या कर दें, ठंडा, तो ये बन जाएगा जल, जल को पुनः ठंडा कर दें बन जाएगा बर्फ। तो ये अवस्था का परिवर्तन होता है कि ताप का। अब आती है कि ताप को बढ़ाते हैं तो अवस्था उसकी बदल सकती है या नहीं। अभी हम बता दिए कि ताप जब हम बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे, पदार्थ को गर्म करते हैं तो उनकी अवस्थाएं परिवर्तित हो सकती है। जैसे यहाँ देख लीजिए कि बर्फ़ को गर्म किए, जल बन गया,
जल को गर्म किए, जलवाष्प बन गया, पुनः ठंडा करेंगे, यह अपने मूल अवस्था में वापस आ जाएगा। तो आगे चला जाए कि अब आती है कि टेम्परेचर, आपके पैमाने। तो आपके पैमाने जो होते हैं, कोई भी टेम्परेचर हम 3 प्रकार से मापते हैं। पहला होता डिग्री सेल्सियस, फिर केल्विन, फिर फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस जो होता है वो जनरली उपयोग में लाया जाने वाला है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो डॉक्टर साहब हमारा बुखार आप चेक कर लीजिए, क्या चेक करिए, हमको बुखार कितना है, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब अपना थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं, कहते हैं बच्चा 100 डिग्री है। कितना डिग्री? 100 डिग्री। सेल्सियस नहीं बोलेंगे, सेल्सियस नहीं बोलेंगे। वो जब भी मापते हैं किसमें? फ़ारेनहाइट में मापते हैं। किस में मापेंगे? फ़ारेनहाइट में मापेंगे। तो एक एक करके छोटे छोटे फार्मूले हैं, अगर बड़े फार्मूले हो गए तो समस्याएं करेंगे। छोटे छोटे फार्मूले को एक एक करके कन्वर्सेशन करते हैं, इसको क्या करते हैं? बदलते हैं, एक्सचेंज करते हैं। बदलने से पहले एक चीज़ बता दें कि एक फार्मूला होता है जिसमें सभी होता है, कि फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो वो थोड़ा सा कठिन होता है, यहाँ पर जो हम करेंगे वो थोड़ा आसान होगा, उसको भी करेंगे। जो एक ही फार्मूला में है उसको भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक एक फार्मूला देखते हैं कि अगर जो ताप है, अगर वो डिग्री सेल्सियस में है, किस में है? डिग्री सेल्सियस में। अगर उसको हमको बदलना है किस में? फ़ारेनहाइट में। किस में बदलना है साथियों? फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो कैसे बदलोगे, कैसे बदलेंगे आप लोग? आइए इसको देखते हैं कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना। डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में उसको बदलना है। फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5 प्लस 32, ये जोड़ देंगे हमारा किस में आ जाएगा? फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। किस में आएगा साथियों? फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। अब एक एक करके देखते हैं कि फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। कि अगर हम मनुष्य का टेम्परेचर ले लेते हैं, मनुष्य का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कुछ नहीं करना है, सेल्सियस की जगह सी की जगह 37 रख देना है, काटना पीटना है, जो भी आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो आइए 37 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। तो सी की वैल्यू हम रख देंगे, इस फार्मूले में हमारा ज्ञात हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। तो F बराबर 37 × 9/5 प्लस 32, यही होगा ना। अब 5 से काटते हैं, 5 7 35, बच्चा कितना? 2, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 20, 5 चौक को 20, यही आएगा। तो यह बराबर आ जाएगा हमारा 7.5 × 9 प्लस 32, 9 चौक को 36, 9 7 63, 3 66 प्लस 32, ये आ जाएगा 98.6। फ़ारेनहाइट बराबर कितना आ गया? 98.6। हमारा टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 से ऊपर जाएगा तो बुखार आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही इसकी बातें। एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक पे, अगले कन्वर्सेशन पे। तो इधर तो फिर आती है बातें, अगर हम ले लिए हैं कि यहाँ पर लेते हैं कितना? 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना। यह बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुणे 9/5 प्लस 32, ये आ जाएगा 20, 20 9 180 प्लस 32 बराबर 2, 1 212। कितना आ जाएगा? 212 फ़ारेनहाइट आ गया। तो ऐसे आप लोग कर ले जाओगे, उम्मीद करते हैं ऐसे करते रहोगे। और भी जो क्वेश्चन रहेंगे, अगर नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, हम उसको सैल्यूशन एक एक लोगों को सैल्यूशन भेजने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।